With this, I would like to call Dr. Shyamal Kishore sir to enlighten us with his words. व्याख्यान के अवसर पर उपस्थित पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह जी, पटना विमेंस कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर अमिता जायसवाल जी, प्रिंसिपल मैडम तो अभी कुछ व्यस्तता के कारण यहाँ से चली गई हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अंजना यादव जी, विभाग की डॉक्टर सुचिता जी, विभिन्न विभाग से आए सम्मानित शिक्षकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह जो विषय रखा गया है काफी ज्वलंत भी है और समीचीन भी है। ज्वलंत इसलिए कि आज विभिन्न क्षेत्रों में जो स्थिति बनी हुई है कहीं न कहीं सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई क्यों। आज का विषय है प्रोफेशनल एथिक्स एंड गांधी फिलॉसफी। यदि एक लाइन में कहें कि प्रोफेशनल एथिक्स अप्लाइड एथिक्स है, व्यवहारिक नीति शास्त्र है, तो गांधी को अप्लाइड एथिक्स के जनक कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं विषय के चयन के लिए विभाग को विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि दर्शन और दार्शनिकों के विषय में जो सामान्य लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं वह कहीं ना कहीं से दूर होगा। जैसा कि अभी मैडम कह रही थी कि दर्शन तो हमारे समझ से परे की चीज है। मैं मैडम से कुछ हद तक सहमत भी हूं, लेकिन कुछ हद तक असहमत भी हूं, क्योंकि दर्शन का संबंध चिंतन से है और जब आप चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से आप दार्शनिक हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है। एक हक्सले नाम के व्यक्ति चिंतक हैं, उन्होंने कहा था कि हम सबों का विभाजन दार्शनिक और अदार्शनिक के रूप में नहीं, बल्कि कुशल और अकुशल दार्शनिक के रूप में ही संभव है। इसलिए हम सभी दार्शनिक हैं। मैडम भी दार्शनिक हैं, हम भी दार्शनिक हैं, आप सभी बैठे भी दार्शनिक हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि कौन कुशल दार्शनिक है और कौन अकुशल दार्शनिक है। एक हल जोतने वाला किसान भी दार्शनिक है और शंकराचार्य भी दार्शनिक थे, महात्मा गांधी भी दार्शनिक थे, क्योंकि उनका जो चिंतन का जो स्वरूप रहा है उसका लेवल जो है वह उच्च कोटि का रहा है। महात्मा गांधी से आप सभी परिचित हैं। जब मैं हॉल में आया तो कुछ यहाँ के बच्चों के द्वारा गांधी के विषय में बतलाया जा रहा था। गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि गांधी एक व्यवहारनिष्ठ व्यक्ति थे। उनसे पूछा जाता था कि आप अपना कुछ संदेश दीजिए, तो उनका कहना था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यदि आप कुछ विचार करते हैं, कुछ चिंतन करते हैं, यदि वह व्यवहार में उसको आप अपना लेते हैं तो उसी को तो अप्लाइड फिलॉसफी कहते हैं। इसलिए प्रारंभ में ही हमने कहा कि गांधी जो है वह अप्लाइड फिलॉसफी के जनक हैं। मुझे याद है कि मैं इसी हॉल में 2-3 साल पहले पीजी के विद्यार्थियों के लिए आया था। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ही
एक सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसका टॉपिक था प्रोफेशनल एथिक्स। AECC 2 में आप लोगों को पढ़ना भी है, और AECC 2 में जो सिलेबस है उसमें मुख्य रूप से जो प्रोफेशन का जो इथिक्स होना चाहिए उसी पर विमर्श के लिए दिया गया है। प्रश्न उठता है कि कोई भी चिंतन या विचारधारा की सार्थकता का आकलन हम सामाजिक परिवेश में ही करते हैं। किस चिंतन या विचारधारा की सार्थकता सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी है, उसी चिंतन को हम कहते हैं कि यह उपयोगी चिंतन है। और जिस चिंतन ने सामाजिक समस्याओं को दरकिनार कर दिया वैसे चिंतन को हम अमूर्त चिंतन कहते हैं। तो गांधी का चिंतन बिल्कुल ही व्यवहारिक चिंतन रहा है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी को इस सच्चाई पर विश्वास करना मुश्किल होगा कि मोहनदास करमचंद गांधी नाम का कोई व्यक्ति वैसा ही हाड़ मांस का पुतला रहा होगा जैसा हम और आप हैं। प्रश्न है कि हम लोग एक व्यक्ति हैं, व्यक्ति का स्वरूप क्या है, इस पर विचार करना होगा। और कहीं न कहीं गांधी चिंतन और उनके व्यवहारिक जीवन से हम अवगत होंगे तो यह स्पष्ट होगा कि गांधी ने सिर्फ मूल्यों की बात नहीं की है बल्कि जीवन में मूल्यों के साथ जीना सीखा है। इसीलिए गांधी ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, मैं इस हिंद स्वराज की पुस्तक लेकर आया हूं और प्रत्येक व्यक्ति को यह पुस्तक पढ़ना चाहिए। 86 पृष्ठ की छोटी सी पुस्तक है और इसमें मुख्य रूप से गांधी जब लंदन से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे उसी क्रम में जो संवाद किए उसी को इसमें छापा गया है। उन दिनों अंग्रेजों का राज था और जो अंग्रेज के शासन काल में जो स्थिति थी भारत की उस पर उन्होंने चिंता जाहिर किया है। गांधी ने अपनी इस किताब के प्रारंभ में ही लिखा है कि यह मेरी यह छोटी सी किताब इतनी निर्दोष है कि बच्चों के हाथ में भी यह दी जा सकती है। यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को स्थापित करती है और पशु बल के खिलाफ टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। यह था गांधी का संदेश इस पुस्तक के बारे में। गांधी ने इस पुस्तक में आधुनिक सभ्यता की जो त्रासदी थी उसका चित्रण किया है, लेकिन गांधी जी ने जिन बातों का उल्लेख किया है वह आज के उत्तर आधुनिक भारत के लिए भी उतना ही उपयोगी है। हम लोग जिस उपभोक्तावादी संस्कृति में जी रहे हैं और इस किताब में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उससे यह लगेगा कि गांधी आज के समय में उनके विचार कितना सार्थक हो सकता है। गांधी वस्तुतः मानवतावादी चिंतक थे। सर्वोदय दर्शन मानवतावाद की प्रकाष्ठा है। गांधी ने जीवन शुद्धि के लिए 3 सिद्धांतों का उल्लेख किया था, जिसे हम लोग कहते हैं रत्नत्रय। 3 बंदर, आप बगल में ही है गांधी संग्रहालय। तो बुरा मत देखो, बुरा नहीं सुनो और बुरा मत बोलो, उसी को कहते हैं रत्नत्रय। यह जो गांधी का जो जीवन शुद्धि के जो सूत्र हैं उसको आज के समय में कितनी उपयुक्तता है और हम लोग समझ सकते हैं। गांधी ने मुख्य रूप से समाज में जो व्याप्त स्थिति है उसकी चर्चा की थी और 7 पाप का उल्लेख किया था। सिद्धांत विहीन राजनीति, श्रम विहीन संपत्ति, विवेक विहीन भोग विलास, चरित्र विहीन शिक्षा, नैतिकता विहीन व्यापार, मानवीयता विहीन विज्ञान और त्याग विहीन पूजा। ये 7 जो है आज के समय में आप विभिन्न क्षेत्रों में इसको देख सकते हैं। गांधी ने किसी व्यवस्थित दर्शन को प्रतिपादित नहीं किया, लेकिन गांधी के विचार प्रत्येक क्षेत्र में आज के समय में उपयोगी दिखाई देता है।
गांधी पर थोड़ी चर्चा करने के बाद मैं अब थोड़ा प्रोफेशनल इथिक्स की बात करूंगा, क्योंकि अधिकांशतः बच्चे प्रोफेशनल इथिक्स के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन में मुख्य रूप से 3 ब्रांच महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान मीमांसा, जिसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, तत्व मीमांसा, जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं, और तीसरा है इथिक्स, जिसको नीति शास्त्र कहते हैं। ज्ञान मीमांसा में मुख्य रूप से दर्शन के अंतर्गत ज्ञान क्या है, ज्ञाता और ज्ञेय के बीच संबंध क्या है, ज्ञान की सीमा क्या है, इन बातों की चर्चा होती है। लेकिन वहीं तत्व मीमांसा में मेटा फिजिक्स कहा गया है, मेटा प्लस फिजिक्स, आफ्टर फिजिकल वर्ल्ड। इसीलिए दर्शन के विषय में कहा जाता है कि दर्शन और दार्शनिक तो आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, व्यवहारिक जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच्चाई है कि इसका एक प्रभाग इथिक्स भी है, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो मैकेंजी ने इसकी परिभाषा दी थी कि इथिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ह्यूमन कंडक्ट कैसा होना चाहिए हमारा। जब हम आचरण की बात करते हैं, मनुष्य के आचरण की बात करते हैं, तो हमें सोचना होगा कि हमारा आचरण दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए। और महाभारत के शांति पर्व में उल्लेख है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशा न समाचरेत्। आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जिस व्यवहार की अपेक्षा आप दूसरों से करते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को गाली देते हैं तो क्या आप ये अपेक्षा रखते हैं कि हमको भी कोई गाली दे दे? हम अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए, नीति शास्त्र इसी की शिक्षा देती है। इसीलिए नीति शास्त्र को कर्तव्य शास्त्र भी कहा जाता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य के 2 प्रवृत्ति होती है, पहला है पार्श्विक प्रवृत्ति और दूसरा है मूल्यात्मक प्रवृत्ति। अब हमें सोचना है कि हमें पार्श्विक प्रवृत्ति के साथ मूल्यों के साथ जीना है या नहीं जीना है। यदि हम मूल्यों के साथ नहीं जीते हैं तो आज के समय में हम पशु हैं। इसीलिए मूल्यात्मक शिक्षा आज के लिए महत्वपूर्ण हो गया है और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल इथिक्स की पढ़ाई के लिए सिलेबस में डाला गया है। तो आपको समझना चाहिए कि ये किसी भी प्रोफेशन में रहने वाले व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के प्रति क्या होना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि जब हम मनुष्य हैं तो इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए। आप सभी विद्यार्थी हैं, आप सभी मनुष्य हैं। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है विद्यार्थी में से कि हमारी परिभाषा क्या है? हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी है, इकोनॉमिक्स की क्या परिभाषा है तुरंत बता देंगे। मनुष्य की क्या परिभाषा है यह आपको जानना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमारी भी तो कोई परिभाषा होगी। अरस्तु ने सबसे पहले परिभाषा दिया था कि मैन इज ए रेशनल एनिमल। लेकिन उससे भी आगे जो आज के समय में और भारतीय संस्कृति के को ध्यान में रखते हुए मनुष्य की परिभाषा दे तो हम कह सकते हैं मैन इज ए वैल्यू सीकिंग एनिमल। मनुष्य मूल्यों से युक्त प्राणी है, क्योंकि मूल्य के साथ जीना ही मनुष्यता कहलाता है। अब नीति शास्त्र के 3 प्रभाग हैं। पहला है नॉर्मेटिव इथिक्स, दूसरा है मेटा इथिक्स और तीसरा है अप्लाइड इथिक्स। नॉर्मेटिव इथिक्स को मानक नीति शास्त्र कहते हैं। हमारे आचरण का किसी मापदंड के आधार पर उचित अनुचित शुभ अशुभ की बात करते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा साधारण भाषा में बताना चाहता हूं, क्योंकि फिलॉसफी के विद्यार्थी कम हैं, दूसरे सब्जेक्ट के विद्यार्थी अधिक हैं। तो नॉर्मेटिव इथिक्स यही करता है किसी मापदंड के आधार पर आपके कर्मों को मूल्यांकन करके उचित और अनुचित का निर्णय देते हैं। प्रश्न उठता है कि उचित और अनुचित का निर्णय कैसे देते हैं, उसका आधार क्या है? तो हम उन्हीं कर्मों पर निर्णय देते हैं जो आपका ऐच्छिक कर्म होता है। आप कह सकते हैं कि ऐच्छिक कर्म क्या होता है? ऐच्छिक कर्म का मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से विचार करने के बाद इसी कर्म का निष्पादन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऐच्छिक कर्म। इसलिए ऐच्छिक कर्म पर ही हम निर्णय दे सकते हैं कि यह उचित है या अनुचित है, शुभ है या अशुभ है। जैसे मान लिया कि कोई भिखारी आपके घर पर पहुंचता है और आपसे खाना मांगता है। अब आपके पास उतना ही खाना है, या तो आप खा लें या भिखारी को दे दें।
तो आप क्या करते हैं, आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, यदि उसको हम देंगे तो मैं स्वयं भूखा रह जाऊंगा, या नहीं तो फिर यह हो सकता है कि मैं खा लूं तो वह भिखारी जो है भूखा रह जाएगा। आप विचार करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और आप अपना खाना भिखारी को दे देते हैं। तो आपके कर्मों को हम क्या कहेंगे, शुभ कर्म कहेंगे, उचित कर्म कहेंगे। इसलिए मूल्यांकन जो हम करते हैं किसी मापदंड के आधार पर करते हैं। इसलिए एक कर्म को एक व्यक्ति शुभ कहेगा, दूसरा व्यक्ति अशुभ भी कह सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप में से अधिकांशतः विद्यार्थी जब अच्छा करते हैं रिजल्ट तो गार्जियन कहता है कि बहुत अच्छा, लेकिन कुछ गार्जियन ऐसे भी होंगे आपका रिजल्ट खराब हुआ तो आप खराब हो, लेकिन उनका मूल्यांकन उचित नहीं था। यदि किसी भी कर्म का मूल्यांकन करना है तो उसके पूरे पक्ष पर विचार होना चाहिए, उसके पूरे परिस्थिति पर विचार करने के बाद हमको उचित अनुचित का निर्णय देना चाहिए। इसलिए नॉर्मेटिव इथिक्स में नैतिक और अनैतिक कर्म की बात की गई है, लेकिन वहीं पर नीति शून्य कर्म की बात की गई है। नीति शून्य का मतलब होता है वैसा कर्म जो आपका ऐच्छिक कर्म नहीं रहा होगा, जिसमें इच्छा स्वतंत्रता का अभाव होगा। जैसे मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति आप जा रहे हैं और ढेला फेंक दिया आप पे, तो आप कहेंगे कि इसके कर्म को न तो उचित कहेंगे न तो अनुचित कहेंगे। इसलिए उसमें विचार करने और सोचने विचारने की क्षमता उसमें नहीं है। यदि कोई जानवर आपको मार दे तो हम उसके कर्मों पर विचार नहीं करते हैं। तो इस तरह से इसको नीति शून्य कर्म कहते हैं। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है उसको कहते हैं मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स क्या होता है, मेटा प्लस एथिक्स। मेटा फिजिक्स में भी मेटा शब्द आया था, META, और यहाँ भी मेटा आया है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि मेटा फिजिक्स में मेटा का मतलब होता है आफ्टर फिजिकल वर्ल्ड, आफ्टर। META मेटा का मतलब आफ्टर, और यहाँ पर जो मेटा एथिक्स आया इसका मतलब हो गया अबाउट इथिक्स, अबाउट इथिक्स के बारे में। तो दोनों में मेटा शब्द वही है, लेकिन वहाँ मेटा का मतलब आफ्टर हो गया, यहाँ अबाउट हो गया। यानी नॉर्मेटिव इथिक्स में जिन बातों की चर्चा की जा रही थी, शुभ अशुभ की बात की जा रही थी, उचित अनुचित की बात हम कर रहे थे, हम नैतिक निर्णय दे रहे थे, उसका तार्किक विश्लेषण यहाँ पर किया गया। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि वह व्यक्ति अच्छा है, फिर आप कहते हैं कि यह हॉल बहुत अच्छा है, फिर आप कहते हैं कि यह माइक बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो मूर ने एक उनकी किताब है प्रिंसिपिया एथिका, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि गुड को हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए शुभ जब आप परिभाष्य है तो किसी को हम कैसे शुभ कहेंगे, फैन को भी शुभ कर रहे हैं और व्यक्ति को भी शुभ कर रहे हैं। तो इन बातों का विश्लेषण या उसके निर्णय जो दिए गए हैं उसका तार्किक विश्लेषण की बात वहाँ की गई थी। लेकिन जिससे हमारा संबंध है, जो आज के सेमिनार का विषय है, वह है प्रोफेशनल इथिक्स। तो तीसरा जो पक्ष है वह है अप्लाइड इथिक्स, व्यवहारिक नीति शास्त्र इसको कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन दार्शनिक पीटर सिंगर की कई किताबें, इसमें 3 किताब प्रमुख है। पहला है प्रैक्टिकल एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, एनिमल लिबरेशन। तो उन्होंने प्रैक्टिकल एथिक्स की बात की है। और प्रैक्टिकल एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल एथिक्स होता क्या है, तो हम एक लाइन में इसको परिभाषित कर सकते हैं, किसी तात्कालिक महत्व की व्यवहारिक समस्या का नैतिक समाधान खोजने का प्रयास ही व्यवहारिक नीति शास्त्र। तात्कालिक समस्या, जो भी हमारा तात्कालिक समस्या है वह कैसा होना चाहिए, उस पर विचार अप्लाइड एथिक्स करता है। अब अप्लाइड एथिक्स के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 बिंदु पर विचार करते हैं। एक है इन्वायरमेंटल एथिक्स और दूसरा है प्रोफेशनल एथिक्स। इन्वायरमेंटल एथिक्स से आप लोग परिचित होंगे, क्योंकि जो वातावरण में या जो प्रदूषण है उस पर हम विचार कर रहे हैं। यानी मनुष्य के प्रति, मनुष्य का वनस्पति के प्रति, मनुष्य का पशु के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। हमारा व्यवहार चूंकि संयमित नहीं है, इसलिए आज प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन जो दूसरा जो एस्पेक्ट है उसको कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। किसी भी व्यवसाय या पेशा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है
कि उससे जुड़े लोगों का व्यवहार नैतिकतापूर्ण है या नहीं है। यही प्रोफेशनल एथिक्स का मूल प्रश्न है। जब किसी पेशा की हम बात करते हैं, किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, तो प्रत्येक प्रोफेशन के दो पक्ष होते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। उस प्रोफेशन में काम करने वाले लोग स्पेशल नॉलेज रखते हैं, और दूसरा क्या होता है, उसमें उनकी दक्षता होती है, स्किल होता है। उसी को हम कहते हैं कि वह उस प्रोफेशन का है। जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन है तो वह स्पेशलाइज्ड है उस चीज में, और दूसरा है कि उसमें दक्षता भी है। तो मुख्य रूप से जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो शिक्षण भी एक प्रोफेशन है, चिकित्सा भी एक प्रोफेशन है, और व्यापार भी एक प्रोफेशन है। लेकिन जितने भी प्रोफेशन होते हैं उसका कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आपका व्यवहार अन्य के साथ हो रहा है कि नहीं। इसलिए कोई भी प्रोफेशन होता है उसका उद्देश्य होता है धनार्जन, धन इकट्ठा करना। तो जब धन इकट्ठा करने की बात होती है तो मुख्य रूप से 3 सिद्धांत यहाँ काम करता है। पहला है टेक्नोलॉजिकल थ्योरी, जिसको कहते हैं उपयोगितावाद या प्रयोजनवाद। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुखी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं शिक्षक हूँ, तो एक शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख पहुंचाए। लेकिन क्या हमें देखना होगा कि किसी भी प्रोफेशन में इस तरह का काम हो रहा है कि नहीं। दूसरा है जिसको कहते हैं डिओंटोलॉजिकल थ्योरी। डिओंटोलॉजिकल थ्योरी कहता है कि हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अर्थात हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने व्यवसाय के अनुरूप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और तीसरा एक थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं धर्म ग्रंथों पर आधारित सिद्धांत। हमारे यहाँ कई धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वह हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, या कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें व्यवसाय के नैतिकता के विषय में बताया गया है कि हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। गीता में कहा गया है निष्काम कर्म, स्वधर्म की बात की गई है, लोक संग्रह की बात की गई है। उसी तरह से यहाँ पुरुषार्थ की बात की गई है, साधारण धर्म की बात की गई है, विशेष धर्म की बात की गई है। योग दर्शन में यम नियम की बात की गई है, जिसमें सामाजिक अनुशासन और व्यक्तिगत अनुशासन की बात की गई है। कई पाश्चात्य विचारक ने भी अपना विचार दिया है, उसमें खास करके कांट का विचार है ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, हिगेल का है बी ए पर्सन, ब्रैडले का है मेरा स्थान और कर्तव्य, हिगेल कहते हैं डाई टू लीव। मतलब इन सिद्धांतों के आलोक में हमारा कोई भी प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में हम हैं, उसका निष्पादन हो रहा है या नहीं, इस पर विचार करना समय की मांग है। और खास करके जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से कुछ तत्वों का उल्लेख करना जरूरी है। कोई भी प्रोफेशन को हम कब कहेंगे कि नहीं आपका जो प्रोफेशन है वो अच्छा है, उसके लिए 10 मापदंड निर्धारित किए गए, अधिक भी हो सकता है। जैसे पहला है ईमानदारी, जिस व्यवसाय में आप हैं ईमानदारी से आपको कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। दूसरा है गोपनीयता, तीसरा है विश्वसनीयता, पारदर्शिता, सम्मान, निष्पक्षता, वफादारी, कानून का पालन करना, जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा और हिसाब, अकाउंटेबिलिटी। इन 10 का उल्लेख किया गया है कि यदि किसी भी प्रोफेशन में है तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर अपने पेशा, जो आपका पेशा है उसके अनुसार आपको काम करना चाहिए। अब शिक्षण की बात हम करें, शिक्षण भी एक प्रोफेशन है। हम लोग शिक्षक हैं, क्या पहले जो गुरु शिष्य परंपरा रही है उसकी बात करें तो गुरु शिष्य संबंध को अच्छा संबंध माना जाता था। लेकिन आज गुरु शिष्य के बीच जो संबंध होना चाहिए, जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, इसीलिए हम बराबर कहते हैं कि टीचर जो होते हैं स्पिरिचुअल फादर होते हैं। आपके माता पिता बायोलॉजिकल फादर हैं, तो शिक्षक जो हैं स्पिरिचुअल फादर हैं। हमारा क्या स्पिरिचुअल फादर का जो मोटिव है उसको क्या हम पूरा कर पा रहे हैं? क्या जो हमारे विद्यार्थी हैं हमारे प्रति समर्पण का भाव रख रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो प्रोफेशन के साथ हम भी अन्याय कर रहे हैं, और जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो भी कहीं ना कहीं जो होना चाहिए वह नहीं है। इसलिए आज के बच्चा जो है, जब छोटा बच्चा का जन्म ले किसी परिवार में,
स्कूल भेजता है माता पिता, कहता है कि तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको राजनीति में आना है, तुमको आईएएस बनना है, लेकिन माता पिता शायद यह नहीं कहते हैं कि आपको इंसान बनना है, जिसकी आज के समय में सबसे अधिक जरूरत है। आप लोग नाम सुने होंगे इब्राहिम लिंकन का। इब्राहिम लिंकन जब पहली बार अपने पुत्र को भेज रहे थे विद्यालय, तो उन्होंने प्रधानाचार्य के नाम से खत लिखा था और संबोधित करते हुए कहा था कि मैं अपने पुत्र को आपके हाथों में सौंप रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि यह एक अच्छा इंसान बने। काफ़ी लंबी पंक्ति है, उतना उल्लेख नहीं करूँगा कि समय का अभाव है, आप लोगों को सुनना भी है। तो इंसान बनना है, शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए। कहीं न कहीं वर्तमान जो मैकेले की शिक्षा पद्धति है वह कहीं न कहीं मूल्यों को हाशिए पर दिया है। इसलिए नई शिक्षा नीति में उनको समावेश करते हुए भारतीय संस्कृति को समावेश किया है और कहीं न कहीं उस शिक्षा में जो मूल्यों का गिरावट हुआ है, लोगों को मूल्यों के विषय में समझने की जरूरत है। इसीलिए गांधी ने भी कहा था कि चरित्र विहीन शिक्षा पाप है। जब गांधी को इस टॉपिक में जोड़ा गया है तो कहीं नहीं कि शिक्षा के विषय में उनका विचार है और उन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात की थी। उन्होंने कहा था लर्निंग बाय डूइंग, प्रारंभिक शिक्षा जो मिलेगा उसमें लर्न भी करना है और कुछ करना भी है। इसलिए वहाँ वही हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, कहीं न कहीं लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत को अपनाया गया है इसमें। दूसरा है चिकित्सा नीति शास्त्र। चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानव सेवा, मानव कल्याण। लेकिन क्या आज के समय में जो चिकित्सकों की जो स्थिति है, क्या उस पर विचार करना नहीं चाहिए? जिस प्रोफेशन से वे लोग आते हैं उस पर विचार करना क्या उचित नहीं होगा? मैं यहाँ गांधी को बतलाना चाहता हूँ, गांधी का क्या थिंकिंग रहा था चिकित्सकों के विषय में। क्योंकि बहुत सोच के रंजना जी टॉपिक रखी हैं कि गांधी का क्या विचार था चिकित्सकों के बारे में। और मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जो किताब में लिखी हुई किताब में बात है उसी को आपके समक्ष रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा था उन्हीं की पंक्ति है कि डॉक्टर सिर्फ आडंबर दिखाकर ही लोगों से बड़ी फीस वसूल करते हैं और अपनी एक पैसे की दवा की कई रुपया लेते हैं। यूं विश्वास में और चंगे हो जाने की आशा में लोग डॉक्टर से ठगे जाते हैं। जब ऐसा ही है तब भलाई का दिखावा करने वाले डॉक्टरों से खुले ठग वैद्य ज़्यादा अच्छे हैं। सोचिए वो डॉक्टर के विषय में उनका क्या सोच है। और यही नहीं कहा अस्पतालें पाप की जड़ है, गांधी का कथन है। इसकी बदौलत लोग शरीर का जतन कम करते हैं और अनीति को बढ़ाते हैं। गांधी ने इस पुस्तक को 1919 में लिखा था और उसी की सार्थकता आज हम देख रहे हैं कि गांधी कहीं ना कहीं जिन बातों की चर्चा इस पुस्तक में किया था 1919 में, वही आज चिकित्सकों के साथ हम देख रहे हैं। चिकित्सक हमारे साथ कौन सा व्यवहार कर रहे हैं। यद्यपि कि चिकित्सक को हम कहते हैं कि सेकेंड गॉड है, गॉड को मानते हैं और धरती पर गॉड उन्हीं को कहते हैं। तो क्या उनका व्यवहार हमारे प्रति ऐसा है? मैडम बहुत पहले इथनेसिया पर सेमिनार कर रही थी और जब चिकित्सा की बात होती है तो कहीं ना कहीं दया मृत्यु, भ्रूण हत्या आदि की भी चर्चा होती है। प्रश्न उठता है कि डॉक्टर का रोगी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह भी विचार होना चाहिए। तो 3 प्रकार के विचार हैं जो हमको लगता है कि मैडम ज़्यादा इस पर बताएंगी। एक पितृवाद है, दूसरा व्यक्तिवाद है और तीसरा है पारस्परिक विचार। तो पितृवाद कहता है कि आप चिकित्सक को गॉड मान लीजिए, उन पर पूरा फेथ कीजिए, जो कहते हैं सुन लीजिए। लेकिन व्यक्तिवाद कहता है कि नहीं, उस पर विचार करना चाहिए। और तब तीसरा जो सिद्धांत जो ज़्यादा अनुकूल है वह कहता है कि नहीं, पूर्णतः जो 3 पार्ट जो होते हैं किसी भी चिकित्सक के संबंध में, वह होता है चिकित्सक एवं उसके सहकर्मी, रोगी और तीसरा है उनके परिजन। इन तीनों के बीच सामंजस्य करते हुए किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहीं तक नहीं, वकील जो होते हैं, लीगल प्रोफेशन भी होता है। वकील के बारे में गांधी ने कहा था अपनी इसी पुस्तक में, वकील के बारे में जो लिखा है, वह लिखा है
लिखते हैं कि वकालत ऐसी पेशा है उसमें आदमियों को झगड़े के लिए बढ़ावा मिलता ही है। वकील लोग निखल्ले होते हैं, आलसी लोग ऐसे आराम करने के लिए वकील बनते हैं। यह सही बात है। वकालत पेशा बड़ा आबरूदार पेशा है। ऐसा खोज निकालने वाले भी वकील ही हैं। कानून वे बनाते हैं, उसकी तारीफ भी वही करते हैं। लोगों से क्या दाम लिए जाए यह भी वही तय करते हैं और लोगों पर रोक जमाने के लिए आडंबर ऐसा करते हैं मानो वे आसमान से उतर कर आए वे देवदूत। वकील के विषय में इनका यह सोच रहा है जो आपके समक्ष बताया। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि जो पेशा विभिन्न पेशा है उसमें जो गिरावट आई है उसके विषय में आज चिंतन और विचार करने की जरूरत है। इसलिए आपने बहुत धैर्य से हमारी बातों को सुना और मैं बहुत दो विद्वान बैठे हुए हैं जिससे हमको आए थे कि इन दोनों से केवल सुनेंगे, लेकिन मुझे भी कुछ अवसर आप लोगों ने दिया, इसके लिए आप सभी के प्रति आभारी हैं। और खासकर जो भारतीय संस्कृति जो कर्तव्य परायणता की रही है कहीं न कहीं वह आज हाशिए पर चला गया है। इससे जो भी संकट विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है उसका कारण यही है कि हमने अपने कर्तव्य परायणता की संस्कृति को छोड़ दिया है और कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर अधिकार परायणता की संस्कृति को अपना लिया है। इसलिए जो आज संकट है विभिन्न व्यवसायों में उसके मूल में यही है कि कर्तव्य को पहले अधिकार बाद में हमने आज शुरू किया, अधिकार पहले कर्तव्य बाद में। इसलिए आप नई पीढ़ी से मेरा यह आग्रह होगा कि आप सबसे पहले यह समझें कि मैं एक मनुष्य हूँ। मनुष्य होने के नाते हमारा मूल्य क्या है, उस मूल्य के अनुरूप हम व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं। आप परिवार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, महाविद्यालय में आते हैं, स्कूल में आते हैं, महाविद्यालय में आते हैं और कोई न कोई प्रोफेसर को ज्वाइन करते हैं। तो आपकी यात्रा जो शुरू हुई वहाँ पर आपके पिता के साथ, आपके अन्य परिजनों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वही सूत्र को ध्यान में रखिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। आप दूसरों से वही अपेक्षा कीजिए जिस व्यवहार की अपेक्षा आप दूसरों से करते हैं। इस मूल मंत्र के साथ यदि आप जीने का कला सीख लेंगे और गांधी को समझ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान संकट और चुनौतियाँ हैं उसका समाधान किया जा सकता है। एक बार पुनः आप सबों को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आप लोगों ने धैर्य से सुना। धन्यवाद।